माए मैं को जोड़ना मंगा बाय साइम आसिफ एपिसोड नंबर 19। अजलान, अफान और साहिल आराम फरमाकर फ्लैट से बाहर निकले तो इन्हें भूख का एहसास हुआ। वो तीनों जैसे ही होटल की लॉबी में पहुंचे तो साहिल का फ़ोन बजा, जिसे सुनने वो बाहर को गया तो अजलान अफान की तरफ मुतवज्जा हुआ। यार भाई, सैम नहीं आई बाहर, लगता है वो हम दोनों से नाराज़ है। फिक्र मत करो, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ होने का हक ही नहीं रखती, तो नाराज़ क्यों हूँ? साहिल और वर्षा कहाँ हैं? अजलान की बात सुनते अफान ने अभी बोलने के लिए मुंह खोला ही ताकि समरा इनके पास आती बोली, जिस पर अफान और अजलान दोनों खामोश हुए। साहिल कॉल सुनने गया है और वर्षा अपने रूम में है, तो चलो रूम में चलते हैं, वहीं जाकर सोचते हैं क्या खाना है। अफान की बात सुनते समरा फौरन बोली। तभी साहिल इनके पास आया तो वो तीनों ही वर्षा के कमरे के बाहर पहुंचे। फिर साहिल ने दरवाज़ा नॉक किया तो वर्षा ने फौरन दरवाज़ा खोला और खामोशी से अंदर को बढ़ी तो वो चारों भी अंदर आए। वर्षा, हम सबको भूख लग रही है, बताओ क्या खाओगी? मछली। साहिल की बात सुनते वर्षा ने यकलफ्जी जवाब दिया तो अजलान ने हैरानगी से वर्षा को देखा। वजह वर्षा की आवाज़ का मर्दाना होना था। अभी सब लोग सोच ही रहे थे कि वर्षा यकदम पलटी, इसकी आंखें सुनहरी की जगह सब्ज थीं और वो किसी मर्द की तरह अपना सर दाएं से बाएं घुमा रही थी, यूं जैसे वो बहुत थकी हुई हो। तभी समरा की नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरत से फैली। फिर इसने सबको इशारे से शीशे की तरफ मतवज्जा किया तो सब लोग ही हैरान हुए, क्योंकि शीशे में वर्षा के अक्स के बजाय एक मर्द का अक्स था। इसकी कमर वाला हिस्सा शीशे में नजर आ रहा था। अभी सब लोग परेशान से शीशे में इसका अक्स देख ही रहे थे कि वर्षा एकदम अजलान के पास आई। मैंने कहा मछली मंगाओ, मुझे भूख लगी है, मंगवाता हूँ। वर्षा की बात सुनते अजलान फौरन बोला और फिर इसने फ़ोन करते सबके लिए मछली मंगवाई। अभी मछली का इंतज़ार कर ही रहे थे कि वर्षा सोफे पर जाती किसी मर्द की तरह टांग पर टांग रखकर बैठी और फिर बेचैनी से पाँव हिलाने लगी। बैठ जाओ, खड़ी रहकर थक जाओगी। वर्षा समरा की तरफ देखती बोली तो समरा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे ना बोले, इसलिए शराफत से यहाँ आकर बैठ जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें बैठाऊंगा और यकीनन तुम्हें मेरा बैठाना पसंद नहीं आएगा। वर्षा हल्का सा मुस्कुराते बोली तो समरा खामोशी से आती वर्षा के पास वाले सोफे पर बैठी। तभी वेटर इनका ऑर्डर लेकर आया तो अजलान ने गेट से ही ऑर्डर लेते वेटर को चलता किया और फिर ट्रॉली लाते टेबल के सामने रखी। तुम तीनों यूं खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सर्व करो ताकि हम खा सकें। वर्षा अजलान, अफान और साहिल को देखते बोली तो अजलान और अफान ने आगे बढ़ते सर्व किया। फिर वर्षा फौरन से मछली खाने लगी। अभी वर्षा मछली खा ही रही थी कि अचानक से अजलान का फ़ोन बजा, जिस पर वर्षा ने अजलान को घूर कर देखा तो अजलान ने फौरन से कॉल काट दी। इससे पहले कि वर्षा दोबारा मछली खाना शुरू करती, अजलान का फ़ोन एक बार फिर बजा तो अब की बार वर्षा ने गुस्से से समरा का बाजू पकड़ा, जिस पर सब लोग हैरान हुए। फिर वर्षा समरा का बाजू खींचती इसे लेती अंदर वाले कमरे की जानिब बढ़ी तो अजलान फौरन से दरवाजे के आगे आया। अब नहीं बचता, प्लीज़ कुछ मत करो। अजलान की बात सुनते अचानक से वर्षा गायब हो गई तो सब लोग हैरान हुए। तभी सोफे पर एक वजूद नमूदार हुआ, जिसे देखकर सब लोग हैरान हुए। वो वही था, चमकती सब्ज आंखों वाला सुल्तान जो किसी पर रहम नहीं खाता था। वो अपनी दुनिया का बेताज बादशाह था। फिर इसने यकदम टेबल को लात मारकर ज़मीन बोस किया तो कमरे में मौजूद तमाम नफूसों के सांस खुश्क हुए, जबकि इसकी नज़रें मुसलसल सिर्फ एक पर थी और वो थी वर्षा की बेस्ट फ्रेंड सैम आसिफ। खुद पर इस जिन की नज़रें महसूस करते समरा ने सही औरतों वाला किरदार अदा किया। वो एक एटीट्यूड से खड़ी हो गई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? समरा के सवाल पर अजलान, अफान और साहिल तीनों ने ही हैरानगी से समरा को देखा। इन्हें इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन से ऐसी बात की तवक्का तो बिल्कुल ना थी। जबकि समरा की बात सुनता आलिम सुल्तान कहका लगाकर हंसा तो समरा को मजीद तैश आया। अब तुम हंस क्यों रहे हो? तो क्या मुझे नहीं हंसना चाहिए? तुम अपनी नज़रें उस दीवार पर करो, मैं ऑलरेडी किसी की अमानत हूँ, तुम्हें मुझे देखने का कोई हक नहीं। समरा के सवाल पर आलिम सुल्तान ने भी सवाल किया तो समरा एक एटीट्यूड से बोली, जबकि समरा को यूं इस जिन से बातें करता देखकर अजलान, अफान और साहिल को वो कहीं से एक समझदार बिजनेस वूमेन नहीं लगी, बल्कि वो तो वर्षा रहमान का दूसरा वर्जन लगी जो कभी भी कहीं भी किसी से भी बहस कर सकती थी। तुम्हारे इस हक से ज़्यादा खूबसूरत हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, तुम खूबसूरत नहीं बल्कि डरावने हो। फिर भी तुम मुझसे डर नहीं रही। आलिम सुल्तान की बात पर समरा फौरन बोली तो आलिम ने फौरन जवाब दिया। वो दोनों यूं बात कर रहे थे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। हाँ तो मैं नहीं डरती तुमसे, क्यों डरूं मैं? और तुम क्यों आए हो मेरी दोस्त पर? चलो जाओ, निकलो यहाँ से। शू शू, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद है। क्या कहा तुमने? आई विल किल यू। समरा अपना हाथ झुलाती बोली तो आलिम सुल्तान अजलान को देखता बोला, जिस पर समरा को गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। मगर असल झटका तो अफान, अजलान और साहिल को तब लगा जब समरा चिल्लाती एक जिन को मारने के लिए आगे बढ़ी तो अजलान ने फौरन से समरा को कंधों से थामा, जबकि समरा गुस्से से अपना आप छुड़ाती आलिम सुल्तान को मारने पर तुली थी। भाई ये क्या चीज़ है, एक जिन को मारने वाली है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये वर्षा का भूत इसमें कैसे आ गया। साहिल अफान के पास खड़ा होता बोला तो अफान ने भी हैरानगी से जवाब दिया। तभी आलिम सुल्तान अपनी जगह से गायब होता साहिल के पीछे नमूदार हुआ।
हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ ना, अब इन दोनों नमूनों के पीछे क्यों छुप रहे हो? समरा की बात सुनते साहिल जैसे ही पीछे मुड़ा तो अपने पीछे आलिम सुल्तान को देखते साहिल बुरी तरह डरा। इससे पहले कि साहिल आगे बढ़ता, आलिम सुल्तान ने इसे गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ा और इसे धक्का दिया तो साहिल दूर जा गिरा। जबकि साहिल की हालत देखते समरा की चलती जबान को ब्रेक लगी तो अफान भागकर जाता साहिल को पकड़कर उठाने लगा। जबकि आलिम सुल्तान अब की बार गुस्से से आगे बढ़ा तो समरा डर के मारे अजलान के पीछे छुपी। इससे पहले कि आलिम सुल्तान कुछ करता, होटल के रूम में मगरिब की अजानों की आवाज गूंजने लगी, जिस पर आलिम सुल्तान अपने कानों पर हाथ रखता चिल्लाने लगा, बंद करो, मैंने कहा बंद करो इसे। आलिम सुल्तान को चिल्लाते देखकर सब लोग इसे हैरानी से देखने लगे। तभी आलिम सुल्तान गायब हो गया और इसकी जगह वर्षा आती आदमी की आवाज में चिल्लाने लगी। फिर 2 मिनट बाद वर्षा लहरा कर गिरती होशोबाज से बेगाना हो गई तो अजलान ने फौरन से आगे बढ़ते वर्षा को उठाते बेड पर लिटाया और होटल के रिसेप्शन पर फोन करते डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने वर्षा को चेक करते कमजोरी की वजह से बेहोश होना बताया। फिर इसे इंजेक्शन देती रूम से चली गई तो अफान समरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे आज पता चला औरत औरत ही होती है, चाहे वो जितनी मर्जी समझदार हो जाए, इसमें कहीं ना कहीं वो बेवकूफ औरत लाजमी होती है। तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो तो क्या मुझे तुम्हें समझदार कहना चाहिए जो एक जिन से बहस करते इससे लड़ने वाली थी? तुम्हारी वजह से इसने बेचारे साहिल को मारा। अफान की बात सुनते समरा गुस्से से बोली तो अफान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर समरा की जलती जुबान को ब्रेक लगी। तभी वर्षा होश में आती अजलान के सीने से लगी। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। भैया मैंने साहिल भाई को मारा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम परेशान ना हो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मंगवा दो और मैं तुम्हें बताता हूँ आज क्या हुआ है। अजलान की बात सुनते वर्षा फौरन बोली तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अफान ने हाँ में सर लाया और खाना ऑर्डर करने लगा। जबकि साहिल बैठता वर्षा को समरा और आलिम सुल्तान की बहस सुनाने लगा, जिस पर वर्षा कहका लगाकर हंसने लगी। जबकि समरा ने मुंह बनाया। असल में तो इसे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। अभी साहिल स्टोरी सुना ही रहा था कि खाना आ गया, जिस पर इन सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा और फिर हल्की फुल्की बातों में खाना खाने लगे। आज वो पांचों इस मौलवी साहिब के पास जा रहे थे जिनको मिलने वो कराची से नवाबशाह आए थे। अजलान, अफान और साहिल आज भी गाड़ी के पास खड़े कल की तरह ही समरा और वर्षा का इंतजार कर रहे थे। साहिल बार बार घड़ी की तरफ देखता अफान और अजलान को टाइम नोट करवा रहा था, जबकि अजलान गाड़ी के बम्पर पर बैठा मुस्कुराता साहिल को देख रहा था। जबकि अफान पास खड़ा इसे तसल्लियां दे रहा था कि वो दोनों जल्द ही आ जाएंगी। इसके सिवा वो कर भी क्या सकते थे? साहिल बेचारे का तो इंतजार करते करते ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। यार तुम दोनों इंतजार करो, ठीक है, समझ आता है मुझे कि फजूल इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ है। हम दोनों क्यों सिर्फ ये करें इंतजार, मैं भी फजूल में ही खड़ा हूँ। एक इसकी बहन है और दूसरी इस आवारा आशिक की जान, और जो इस आवारा आशिक की बहन है ना वो तुम्हारी जान है, तो तुम्हारा इंतजार करना भी बनता है। साहिल के सवाल पर अफान फौरन बोला तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अफान और अजलान ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। नवाबशाह इकट्ठे आने पर अफान और साहिल की भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। तुम्हें ऐसा किसने कहा है? मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वर्षा के लिए जज्बातों का ठाठे मारता समंदर, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बहस बाद में कर लेना, अभी चलो, हमें पहले ही देर हो रही है। अफान के सवाल पर साहिल फौरन बोला तो अजलान और अफान हैरान हुए। इससे पहले कि अफान कुछ बोलता समरा आती फौरन बोली और तो साहिल ने घूर कर समरा को देखा, जिस पर समरा बिना कोई असर लिए खामोशी से जाती गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी तो वर्षा भी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी। भाई वर्षा को इस बारे में कुछ नहीं पता, वो बहुत छोटी है, अभी इस पर कुछ जाहिर नहीं होना चाहिए, फिक्र मत करो, चलो अब। अफान की बात सुनते साहिल फौरन बोला तो अफान ने हाँ में सर हिलाया। फिर अजलान आता ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि अफान और साहिल पिछली सीट पर बैठे और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद वो लोग एक मस्जिद के बाहर रुके। वो सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी मस्जिद थी जिसके गुंबद नीले रंग के थे और वो मस्जिद इंतहा की खूबसूरत थी। इसे देखने पर ही एक सुकून का एहसास होता था। मस्जिद को देखते ही अजलान ने गाड़ी रोकी तो सब लोग गाड़ी से नीचे उतरे और अंदर की जानिब बढ़ने लगे। मगर असल मसला तो तब हुआ जब वर्षा चाहकर भी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकी। वो जैसे ही मस्जिद की सीढ़ी पर कदम रखती तो इसका सर चकराने लगता और इसे सब कुछ घूमता हुआ महसूस होता। वर्षा को अंदर ना आता देखकर अजलान ने आगे बढ़ते वर्षा का बाजू पकड़ा और इसे ज़बरदस्ती अपने साथ अंदर की जानिब ले गया और इसे ले जाते मस्जिद के सहन में बिठाया, जहाँ पर मौलवी साहिब पहले से ही बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे। अजलान, अफान और साहिल जाते मौलवी साहिब के पास बैठे, जबकि समरा और वर्षा इनसे थोड़ा पीछे बैठी। आज वर्षा ने शलवार कमीज और दुपट्टा पहना था, जबकि समरा ने शॉर्ट फ्रॉक के साथ टाइट्स पहनी थी। काले बालों को पोनी में बांधे सर पर दुपट्टा लिए वो दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। अजलान, अफान और साहिल जैसे ही मौलवी साहिब के पास बैठे तो मौलवी साहिब ने आयत मुकम्मल करते कुरान पाक बंद किया और फिर इन तीनों की तरफ मुतवज्जा हुए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहिब। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बच्चों, क्या काम है? जी, हमें कराची से मौलवी अब्दुल रहीम ने भेजा है। अजलान की बात सुनते मौलवी साहिब बोले तो अफान ने फ़ौरन जवाब दिया,
हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी बहन पर कोई असेब है, इसी का पता करना है और इससे पीछा भी छुड़वाना है। जी मेरी बहन है वर्षा, इसी पर है वो असेब। और कल रात तो हमने इस जिन का चेहरा भी देखा है। क्या आपने इस जिन का असली चेहरा देखा है? मौलवी साहिब की बात सुनते अजलान फौरन बोला तो मौलवी साहिब ने परेशानी से सवाल दागा। ये तो हमें नहीं पता मौलवी साहिब कि वो उसका असली चेहरा था या नहीं, मगर कल रात हमने इसे देखा है। और ये जिन कहाँ से आया, आप कुछ जानते हैं? नहीं मौलवी साहिब, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। अफान की बात सुनते मौलवी साहिब फौरन बोले तो साहिल ने फौरन जवाब दिया। फिर अजलान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी स्टोरी सुनाई तो मौलवी साहिब ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, फिर मुझे आपकी बहन पर इस जिन को हाजिर करना होगा और वो हमें सब बताएगा कि वो क्यों आपकी बहन के पीछे है। बस मुझे हैरानगी इस बात की है कि वो आपके ऊपर जाहिर हो गया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। ये मखलूक कभी भी खुद को इस तरह से जाहिर नहीं करती। आए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। मौलवी साहिब की बात सुनते अजलान ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो चारों उठते वर्षा और समरा के पास आए। आपकी तारीफ मौलवी साहिब, ये मेरी होने वाली बीवी है। अच्छा ठीक है बेटा, आप वहाँ इस पिलर के पास जाकर बैठ जाए। मौलवी साहिब के सवाल पर अजलान फौरन बोला तो मौलवी साहिब ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर फौरन बोले तो समरा हाँ में सर हिलाती अजलान को घूरती जाकर वहाँ पर बैठी जहाँ मौलवी साहिब ने बैठने को कहा था। अजलान, अफान और साहिल तीनों ही वर्षा के पीछे खामोशी से बैठ गए। तभी मौलवी साहिब का एक चेला गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लाता वर्षा के सामने रख गया। फिर मौलवी साहिब ने वर्षा के सामने गोश्त के टुकड़े के दूसरी तरफ बैठते सूरतुल जिन पढ़ना शुरू किया। तो पहले तो वर्षा खामोशी से इस गोश्त के टुकड़े को देखती रही। फिर वर्षा का पूरा जिस्म कपकपाने लगा। ठीक 2 मिनट बाद वर्षा जोर जोर से आगे पीछे को झूलने लगी और फिर यकदम ही वर्षा ने इस कच्चे गोश्त को खाना शुरू किया। तो मौलवी साहिब ने फौरन से दम किया पानी वर्षा पर डाला, जिससे नतीजा ये निकला कि जहाँ जहाँ पानी की बूंदें वर्षा के जिस्म पर पड़ी वहाँ वहाँ जलने के निशान पड़ने लगे और वर्षा जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर वर्षा ने यकदम मौलवी साहिब पर हमला किया तो अजलान और अफान ने वर्षा को दोनों बाजुओं से पकड़ा। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मौलवी साहिब के सवाल पर वर्षा जोर जोर से चिल्लाती खुद को छुड़ाने लगी तो मौलवी साहिब ने एक बार फिर वर्षा पर दम किया पानी डाला। बताओ क्या नाम है तुम्हारा, नहीं तो मैं ये पानी तुम पर फेंकता रहूंगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मार डालूंगा मैं तुम्हें, तुम मिट्टी के पुतले हो, आग से मत खेलो, जल जाओगे। मौलवी साहिब की बात सुनते वर्षा किसी मर्द की आवाज में चिल्लाती बोली तो मौलवी साहिब ने एक बार फिर दम किया पानी वर्षा पर डाला। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? आलिम सुल्तान नाम है मेरा। क्यों इस बच्ची पर हाजिर हुए हो, क्या नीयत है तुम्हारी? मौलवी साहिब के सवाल पर वर्षा चिल्लाती जवाब दे गई तो मौलवी साहिब ने एक बार फिर सवाल दागा। मुझे इस लड़की से प्यार लेना पसंद है। जब ये अपने कोमल हाथों से मेरी पीठ से हिलाती है मज़ा आता है मुझे, और मैं इससे सिर्फ प्यार लेता था और इसे हल्का फुल्का डराता था। तो फिर तुम इस पर हाजिर क्यों हुए हो, बताओ? मैं अपनी मर्जी से हाजिर नहीं हुआ था, मुझे काले जादू के जरिए बलि दी गई थी इस पर हाजिर होने और इसे इस हद तक डराने की कि ये कभी अकेली न रह सके। आलिम सुल्तान की बात सुनते मौलवी साहिब फौरन बोले तो आलिम सुल्तान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सब लोग हैरान हुए। किसने करवाया था ये जादू और क्यों करवाया था, बताओ किसने करवाया था? इमाम आजम ने करवाया था ताकि इसकी कहीं शादी ना हो सके और इसका बाप और भाई खुद से इसकी शादी का बोलें। फिर वो अपने बेटे से इसकी शादी करवाकर ना सिर्फ इसके बाप और भाई के पैसे पर ऐश करे बल्कि इसके साथ नौकरों से भी बदतर सलूक करेगी। तुम कल रात सबके सामने हाजिर कैसे हुए? तुम लोग तो कभी अपना आप वाजे नहीं करते, फिर कल रात क्यों? मौलवी साहिब की बात सुनते आलिम सुल्तान गुस्से से बोला तो मौलवी साहिब ने एक और सवाल दागा, जिस पर आलिम सुल्तान को गुस्सा आया तो आलिम सुल्तान ने एक बार फिर मौलवी साहिब पर हमला किया तो अजलान और अफान ने इसकी बाजू खींचते इसे ज़बरदस्ती रोका। तो मौलवी साहिब ने एक बार फिर दम किया पानी इस पर डाला तो वह जलन के मारे चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि मुझे इस वक्त मछली खानी थी और मछली खाने वक्त आलिम सुल्तान हमेशा अपने असल रूप में पाया जाता है। छोड़ दो तुम इस लड़की को। कभी नहीं। आलिम सुल्तान की बात सुनते मौलवी साहिब फिर से बोले तो आलिम सुल्तान ने गुस्से से जवाब दिया। तभी असर का वक्त हो गया और अज़ान शुरू हुई तो आलिम सुल्तान कानों पर हाथ रखता चिल्लाने लगा और 2 ही मिनट में वो वर्षा के जिस्म से बाहर निकल गया। आलिम सुल्तान के निकलने के बाद वर्षा लहराकर ज़मीन पर सोने लगी तो अफान ने फ़ौरन से पहले इसे सहारा देते गिरने से बचाया। फिर मौलवी साहिब ने नमाज़ करवाई तो सबने इनके पीछे बाजमात नमाज़ पढ़ी, जबकि समरा वर्षा के बेहोश वजूद के पास बैठी रही। नमाज के बाद मौलवी साहिब अजलान, अफान और साहिल के पास बैठे तो समरा भी आती इनके पास बैठी। बच्चों, तुम लोग सुन चुके हो कि किसी ईमान ने काला जादू करवाया। तुम इस ईमान नामी औरत को जानते हो? जी मौलवी साहिब, वो मेरी फूफो हैं। वर्षा पर जादू करवाने का मकसद वो जिन बता चुका है। अब हमें अमल करके इस जादू का तोड़ निकालना है। जादू किसी न किसी चीज़ पर किया जाता है, जैसे कि सर का बाल, खून या नाखून।
पर इस जिन ने कहा था इसे बलि दी गई थी, जिसका मतलब है कि इन तीनों चीज़ों में से वर्षा की कोई चीज़ होगी जिसे इस जिन को दिया गया होगा, और साथ में किसी इंसानी खोपड़ी या पुतले पर या किसी गुड़िया पर जादू करके इसे कहीं न कहीं दफनाया होगा ताकि ये जादू पक्का रहे। हम इस खोपड़ी या पुतले या गुड़िया का पता करवाना होगा और इस जिन को जिस चीज़ की बलि दी गई होगी इसका भी पता करना होगा। मुझे इस सब के लिए एक अमल करना होगा जो थोड़ा मुश्किल है, और फिर दोबारा से वर्षा पर इस जिन को बुलाकर इससे सब कुछ पता करना होगा। मौलवी साहब की बात सुनकर अजलान फौरन बोला तो मौलवी साहब ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर अजलान ने गहरा सांस लिया। तभी वर्षा को होश आया तो सब लोग मौलवी साहब को मिलते वापस होटल आ गए। सब कुछ सुनने के बाद अजलान बहुत परेशान था, जबकि वर्षा को तो कुछ भी याद नहीं था। बस ये इतना याद था कि वो लोग होटल से मस्जिद जाने के लिए निकले थे। इसके बाद का इसे कुछ भी याद नहीं था और वर्षा बार बार सबसे पूछ रही थी कि वहाँ क्या हुआ है, मगर कोई भी इसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। क्या मुझे कोई बताएगा मेरे साथ क्या हुआ है? मैं कब से पूछ रही हूँ। वर्षा चुप कर जाओ, एक तो मैं पहले परेशान हूँ, ऊपर से तुम सर खा रही हो। हाँ, अब क्यों आप मुझे प्यार करोगे? अब तो मैं गंदी हो गई हूँ ना, आपका बच्चा भी नहीं रही अब तो मैं, क्योंकि वो जिन जो मुझ पर आ गया है। जय, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं गंदी हूँ, आपका बच्चा नहीं हूँ। वर्षा रुको। वर्षा के सवाल पर अजलान गुस्से से चिल्लाया तो वर्षा ने रोना शुरू किया। फिर वो रोती हुई गुस्से से बोली और बाहर को भागी तो समरा इसे आवाज देती रोकती इसके पीछे बढ़ी, जबकि साहिल और अफान इस सब में बिल्कुल खामोश रहे। समरा वर्षा के पीछे भागती होटल से बाहर आई तो वर्षा को गुस्से से मुंह उठाकर जाता देखकर समरा फौरन से गाड़ी में बैठी और इसके पास ले जाकर गाड़ी रोकी। ड्राइव पर चलें? समरा के सवाल पर वर्षा ने हाँ में सर हिलाया और फौरन गाड़ी में बैठी तो समरा इसे लेती होटल से बाहर को निकली। साथ ही इसने अजलान के नंबर पर मैसेज कर दिया कि वो दोनों बाहर जा रही हैं। ठीक आधे घंटे बाद होटल से कुछ दूर बने नियाजी रेस्टोरेंट पर आ जाएं, जहाँ का खाना इन्होंने कल रात भी खाया था। समरा का मैसेज मिलते ही अजलान ने ओके किया था। फिर समरा फौरन वर्षा की तरफ मुतवज्जो हुई। वर्षा, तुम्हारा भाई इस वक्त बहुत परेशान है, तुम्हें इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे कोई कुछ बता भी तो नहीं रहा। समरा की बात सुनते वर्षा फौरन बोली तो समरा ने शुरू से आखिर तक वर्षा को सारी स्टोरी सुनाई, जिस पर वर्षा की चलती जुबान को ब्रेक लगी। वैसे मुझे तुमने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि तुम अफान से मोहब्बत करती हो या नहीं। वर्षा की परेशान सी शक्ल समरा से देखी ना गई, इसलिए समरा वर्षा का ध्यान बटाने के लिए फौरन बोली तो वर्षा ने फौरन सवाल किया, जिस पर समरा ने मुस्कुराते जवाब देते सवाल किया तो वर्षा ने फौरन इसे अपना रुख मोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है सैम, मैं इन्हें पसंद नहीं करती। ठीक है, पसंद नहीं करती, मोहब्बत तो करती हो ना? नहीं, मैं वो भी नहीं करती। वर्षा की बात सुनते समरा मुस्कुराती बोली तो वर्षा ने फौरन जवाब दिया, जिस पर समरा ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि वर्षा की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। हम लोग नियाजी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वो तीनों भी वहीं आएंगे। अगर तुम सच बोल दोगी तो अच्छा है, वरना मैं अपने तरीके से सच निकलवाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, मगर सच वही है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर तैयार रहना। समरा की बात सुनते वर्षा फौरन मुंह बनाती बोली तो समरा ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया। फिर अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी तरफ अफान, साहिल और अजलान नियाजी रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया था और अब शाम के 5 बजे जिस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था, सबका ही भूख से बुरा हाल था। वो तीनों अभी इंतजार कर ही रहे थे कि इन्हें दूर से समरा की गाड़ी आती दिखाई दी, जिस पर अफान ने सड़क के बीच में खड़े होते हाथ हिलाया। ये रेस्टोरेंट होटल से कदरे दूर सुनसान इलाके में था, जहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त भी ज्यादा ना थी। वर्षा, सोच लो, क्या वाकई तुम अफान से प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। इसका मतलब अगर वो मर भी जाए तो तुम्हें कोई मसला नहीं। अफान को हाथ हिलाता देखकर समरा के दिमाग में आइडिया आया तो वो फौरन बोली, जिस पर वर्षा ने गुस्से से जवाब दिया तो समरा ने एक बार फिर तस्दीक चाही। हाँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं। ठीक है, अब फिर ये गाड़ी सिर्फ 2 सूरतों में रुकेगी, या तो तुम सच बोलोगी या ये गाड़ी अफान के ऊपर से मैं गुजार दूंगी। क्या मतलब, तुम बेवकूफ हो? वर्षा की बात सुनते समरा फौरन बोली तो वर्षा ने परेशानी से जवाब दिया। जबकि समरा ने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई तो वर्षा की आंखें हैरत से खुली। समरा प्लीज पागल मत बनो, गाड़ी स्लो करो। तो तुम सच बोल दो। समरा प्लीज गाड़ी रोको। वर्षा परेशानी से बोली तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया। जबकि समरा को गाड़ी स्लो ना करता देखकर अजलान, अफान और साहिल भी हैरान हुए। अफान अब भी अपनी जगह पर सड़क के बीच में ही खड़ा था। गाड़ी स्लो ना होते देखकर वर्षा परेशानी से चिल्लाई तो समरा ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। हाँ, मैं अफान से मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ। गाड़ी अफान के मजीद करीब जाते देखकर वर्षा ने चिल्लाते आंखों पर हाथ रखा। इसे यही लगा कि गाड़ी अफान को टक्कर मारकर गुजर गई है। जबकि समरा ने इमरजेंसी ब्रेक लगाते गाड़ी रोकी, जो एन अफान के घुटनों के पास आकर रुकी तो अफान की भी हैरत से आंखें खुली। ये सब इतना अचानक हुआ कि अफान, अजलान और साहिल समझ ही ना पाए कि क्या हुआ है। फिर अफान ने नजरें झुकाते गाड़ी को देखा, जो एन इसके घुटनों के पास रुकी थी। गाड़ी और अपना फासला देखते अफान के मुंह से बेख्तियारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकला।
निकला। जबकि गाड़ी को रुकता महसूस करते वर्षा ने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो इसे सामने ही अफान परेशानी से इन दोनों की तरफ देखता नजर आया। अफान को सही सलामत देखते वर्षा ने गहरा सांस लिया और फिर गाड़ी से उतरती भागकर अफान के पास आई। आप ठीक हो? वर्षा के सवाल पर अफान ने हाँ में सर हिलाया तो वर्षा को समरा पर गुस्सा आया, जो गाड़ी साइड में पार्क करती उतरी और चाबी को उंगली में गोल गोल घुमाती रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रही थी। ये सब क्या था सैम? मैं बस चेक कर रही थी गाड़ी की ब्रेक सही है या नहीं, और अगर गाड़ी की ब्रेक ना लगती तो। अजलान के सवाल पर समरा मुस्कुराती बोली तो साहिल ने परेशान से सवाल किया। तो अफान यहाँ ना खड़ा होता, उस दरख्त की टहनी पर किसी बंदर की तरह बैठा होता। तुमने अफान सर को बंदर कहा? हाँ बिल्कुल। समरा की बात सुनते वर्षा गुस्से से इसके पास आती सवाल कर गई, जिस पर समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया तो वर्षा का गुस्सा सवा नेज़े पर चढ़ा। अफान सर बंदर नहीं है, तुम बंदर, तुम्हारा होने वाला शौहर बंदर, तुम्हारे सब दोस्त बंदर, और जिन जिन से तुम बात करती हो वो सब भी बंदर हैं। खबरदार जो तुमने दोबारा अफान सर को बंदर कहा तो। वर्षा गुस्से से चिल्लाती बोली और फिर बिना किसी की एक भी बात सुने आगे बढ़ी तो समरा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। तभी अफान इनके पास आया। ये सब क्या था? वर्षा रहमान का जलाली रूप। साहिल के सवाल पर समरा मुस्कुराती बोली और अंदर की जानी बढ़ी तो अफान, अजलान और साहिल ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से समरा के पीछे अंदर की जानी बढ़े। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इन्हें सामने ही वर्षा एक टेबल पर बैठी नजर आई। फिर वो चारों भी इसके पास आए तो वर्षा ने गुस्से से मुंह मोड़ा, जिस पर समरा ने अपनी हंसी दबाई। फिर फौरन इसके पास बैठी तो अजलान, अफान और साहिल इनके सामने बैठे। भैया मैंने जिंगर खाना है, मेरी ह्यूमस सैलेड और सिंगापुरियन मैक्रोनी विद नो चीज़ मंगवा लो। वर्षा की बात सुनते समरा भी फौरन बोली तो अजलान ने फौरन ऑर्डर दिया। फिर इसने वर्षा को देखा तो वर्षा ने आईब्रो उचकाई। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मैं उस वक्त गुस्से में था, कोई बात नहीं। अजलान के मुस्कुराकर बोलने पर वर्षा भी फौरन बोली। फिर वो पांचों बातों में मसरूफ हो गए।